नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब बेटा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे होंगे बेटा आप। ठीक है, आप समय का भरपूर प्रयोग कीजिए बेटा। यही जो समय है, वैसे आज जैसे मैं नेट देख रहा था तो एक गूगल्स पे एक छोटा सा कमेंट आया हुआ था सीबीएसई की तरफ से कि लगभग 20 से 25% सिलेबस रिड्यूस करेंगे और जुलाई में कोशिश रहेगी स्कूल लगाने की। तो वो सरकार का है मैटर जो भी है, जिसमें वो करेंगे काम, हिस्सा लेंगे। फिलहाल अभी तक यही गाइडलाइंस हैं, आप उस चीज़ को अभी ध्यान ना दें। जो आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं उसको पढ़ते रहें। ठीक है, सिलेबस वगैरह की चिंता ना करें, आपका बड़ा आराम से अच्छे तरीके से सिलेबस होगा। साथ साथ टॉपिक्स पर पूरा कंसंट्रेट करें बेटा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है बेटा वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा क्या था भाई? प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा था भी कैसे हम पौधे की एक नई किस्म, एक नई वैरायटी बना सकते हैं। तो बेटा जो 5 स्टेप हमने पढ़े थे वो 5 स्टेप बेसिक स्टेप हैं। अब देखो, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मैंने कहा कि मम्मी बाजरे की रोटी बना दो, तो भाई बाजरे का आटा लिया, पानी डाला, नमक डाल दे, यानी कि वो अपना अपना मैटर है, और फिर उसको बनाया, गूथा और सेक कर। फिर कहा मम्मी गेहूं की बना दो, तो वो गेहूं का आटा लिया। मतलब जो हम प्रोसीजर देख रहे हैं रोटी बनाने में, चाहे मक्के की हो, बाजरे की हो, गेहूं की हो, ठीक है, जो भी रोटी हम खा रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, सेम है। कि भी आपको आटा लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा नमक या आपको गूंथना पड़ेगा अच्छे तरीके से, फिर उसको आपको आंच पे सेकना पड़ेगा। वो प्रोसीजर सेम है। तो वही 5 बेसिक स्टेप आपके सेम है। बस आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैं कोई वैरायटी ज्यादा पैदावार के लिए बोना चाहता हूं, तो सबसे पहले स्टेप में मैं जो जर्म प्लाज्म का सिलेक्शन करूंगा, जो जर्म प्लाज्म का मैं कलेक्शन भी करूंगा, उसमें मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर करना है। कि भाई मुझे हाई यील्ड को लेकर करना है, तो मुझ जिस वैरायटी में मैं हाई यील्डिंग चाहूंगा मैं केवल उसकी हाई यील्डिंग वैरायटी उठाऊंगा, मैं दूसरी क्यों लूंगा। लेकिन जिसमें मुझे डिजीज रेजिस्टेंस चाहता हूं तो उसके लिए फिर मैं डिजीज रेजिस्टेंस वाली को चुनूंगा। बाकी स्टेप आपके सेम फॉलो होते हुए आएंगे। तो यहां पर मेन चीज है कि भाई आप प्लांट ब्रीडिंग जो भी करेंगे बेसिक स्टेप सबका सेम है। बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपको उस करेक्टर का ध्यान रखना है कि किस करेक्टर को लेकर आप चयन कर रहे हैं पहले स्टेप में, क्योंकि उसी आधार पर हम चीजों को इकट्ठा करेंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेंगे या जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करेंगे। अब सुनिए ध्यान से बेटा, बहुत सारे पैथोजन वो होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पौधे में भी डिजीज कॉज करते हैं। फंगाई है बेटा, बैक्टीरिया है, वायरस है, डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजन है, बड़े स्तर पे डिजीज को कॉज करते हैं बेटा। अब क्या है बेटा, ये जब डिजीज करते हैं किसी खेत में तो किसी खेत की पैदावार अफेक्टेड करते हैं। जैसे अभी का फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि सरसों की पैदावार की बात कर रहे थे, तो कुछ हिस्सों में गांव में मैंने सुना भाई सरसों में है ना निमोनिया की शिकायत हो गई। तो निमोनिया तो नहीं होता, लेकिन वो एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज होती है, और उस बैक्टीरियल डिजीज से फसल की जो फली होती है उसमें दाने बनते तो हैं लेकिन वो पूरे विकसित नहीं होते, तो पैदावार कम रह जाती। तो एक डिजीज थी जिसके कारण पैदावार मैंने देखा प्रति एकड़, कोई कह रहा था भी मेरी कम से कम 25 मन निकलनी थी, आज 18 मन है, तो वो घटी। वो पैदावार की हम बात करते हैं कि 20 से 30% कई बार इन पैथोजन्स के कारण, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस, उनके कारण 20 to 30% क्रॉप का लॉस तो होता है। और कई बार तो बीमारी खेत में इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरी की पूरी फसल कंप्लीट लॉस भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं पैदावार बढ़े। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई हम ब्रीडिंग करें, एक ऐसी किस्में बनाएं, यहाँ पर ब्रीडिंग वही है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके या जो भी तरीका हम अपना रहे हैं, कि अगर हम ब्रीडिंग में चाहते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी विकसित करें। कैसी वैरायटी? डिजीज रेजिस्टेंस की ऐसी वैरायटी विकसित करें जिनमें ये बीमारी लगे ही ना। अब यहां पर हमें जो मेन चीज ध्यान देनी है
कि यदि हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाते हैं ब्रीडिंग की सहायता से, तो सीधी सी बात है भाई, बीमार होगी नहीं फसल तो पैदावार बढ़ेगी, एनहेंस होगी, घटेगी नहीं, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई हम फसलों में इनको बचाने के लिए जो दवाई का छिड़काव करते हैं, चाहे हम फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं, फंगीसाइड और बैक्टीरियोसाइड, ये दोनों केमिकल्स हैं। फंगीसाइड है बेटा, बैक्टीरियोसाइड है, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कीटाणुओं को तो मारती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारी खेत की जो मिट्टी है उसमें केमिकल नेचर बढ़ाती है, उसकी फर्टिलिटी घटाती है। तो अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी यूज कर रहे हैं तो फिर हमें इसकी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी जो निर्भरता है इनके ऊपर, इन केमिकल्स के ऊपर, वो घटेगी। तो हमने क्या देखा भी, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, एक तो प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा, दूसरा केमिकल्स की जो डिपेंडेंस है वो घटेगी। अब हम शब्द समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस बड़ा आसान सा शब्द है बेटा। रेजिस्टेंस का मतलब अगर फिजिक्स के आधार पे देखें तो रेजिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो यहां पर भी वही है कि यहां पर रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसी क्षमता शरीर की, वो किसी की भी बॉडी का हो सकता है, प्लांट की बॉडी का, एनिमल की बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की वो एबिलिटी जो उसे बीमार होने से बचाए, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, जो उसे बीमार होने से बचाए, वो रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस का मुख्य कारण क्या है? इस रेजिस्टेंस का मेन जो रीजन है वो है जेनेटिक, कि कुछ जीन्स होते हैं जिनके पास पर्टिकुलर प्रोटीन वो फॉर्म करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जैसे आपकी इम्यून सिस्टम है, आप हर समय बीमार नहीं हो रहे, आप हवा भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, कीटाणु बहुत सारे अंदर जा रहे हैं, तो आप हर समय बीमार नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है, जो आपका रेजिस्टेंस पावर है वो बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो जो जीन एक्टिव है जो उस रेजिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो जेनेटिक लेवल पे आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, होस्ट प्लांट की, जो उसे बीमार होने से बचाती है। ठीक है, तो आपको एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है। आपको क्या बनानी है? डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी आपको विकसित करनी है। तो जो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी आप बनाएंगे, उसके लिए आपको बेटा दो चीजें पहले आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने जब भी कहा था कि कोई भी ब्रीडिंग करेंगे तो आपका क्या उद्देश्य है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। आपको डिजीज रेजिस्टेंस बनानी है तो किसके प्रति बनानी है? बैक्टीरिया के प्रति, फंगाई के प्रति, वायरस के प्रति, किसके प्रति बनानी है? तो सबसे पहले तो आपको उस पॉजिटिव एजेंट का पता होना चाहिए, और दूसरा उसकी बीमारी करने का तरीका, मोड ऑफ इन्फेक्शन। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके फैलने का तरीका क्या है। तो ब्रीडिंग से पहले ये पॉइंट आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ हम डिजीज की बात करते हैं बेटा। जो डिजीज हमारे पास हैं उन डिजीज का हम डिस्कशन करते हैं। जैसे फंगाई से रस्ट ग्रुप की बीमारियां होती हैं। रस्ट ग्रुप की बहुत सारी बीमारियां फंगाई से होती हैं बेटा। जैसे अगर हम बात करें, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हुए हैं, मैं कुछ बेसिक बता देता हूं। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई से होता है। रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, गन्ने का अंदर से लाल हो जाना, ये भी फंगल डिजीज है बेटा। इसके साथ साथ हम बात करें तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पक्शिनिया ग्रेमिनिस से होता है, फाइटोप्थेरा इन्फ्लुएंजा से बेटा। ठीक है, तो हमने फंगल की कुछ डिजीज देखी जो रस्ट कैटेगरी में आती है। रस्ट में क्या होता है? रस्ट में अगर हम मेनली बात करें तो छोटे छोटे पस्ट्यूल, दाने बन जाते हैं, दाने के अंदर फिर स्पोर बनते हैं, फिर वो पाउडरी स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले हल्का येलो होता है और फिर लेट फील्ड के अंदर वो ऑरेंज हो जाता है, फटता है तो पूरा एक रेडिश सा, एक ऑरेंज सा स्पॉट पूरे हिस्से में बना देता है। तो ये फंगल डिजीज है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। कुछ फंगल डिजीज जो पौधे को अफेक्ट करती हैं। ऐसे फिर आपके बेटा बैक्टीरियल डिजीज है। अगली कैटेगरी आपके पास कौन सी आएगी? बैक्टीरियल डिजीज आएगी। अभी बैक्टीरियल डिजीज में आपके पास क्या क्या है? तो बैक्टीरियल डिजीज में आपके पास ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफरस, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर फैमिली के अंदर बेटा आपकी
जो फसलें हैं जैसे आपके मस्टर्ड वगैरह ब्रेसिसियाई क्रूसिफर फैमिली के अंदर आती हैं, तो ब्लैक रोट उनका जो हिस्सा है उसका एक भाग फली वाला हिस्सा काला पड़ जाता है, तो ब्लैक रोट ऑफ क्रूसिफर बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल की बात करें तो वायरल में आपके पास टोबैको और टर्निप मोजिक वायरस डिजीज है बेटा, वो कर सकते हो। तंबाकू के अंदर पत्तों पर चटके हो जाते हैं, टोबैको मोजिक, टर्निप मोजिक, ठीक है, ये आपके पास डिजीज की कैटेगरीज है। एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद करें, पेपर में बहुत काम आते हैं, पूछे जाते हैं, 1 नंबर में डाल दें या ऐसा भी डाल दें एमसीक्यू के अंदर भी। टोबैको मोजिक इनमें से किस कैटेगरी से होती है, बैक्टीरियल वायरल या लेट ये जो आपके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जो भी एग्जाम्पल उठाकर डाला जा सकता है। अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि भी हमारे स्टेप क्या होंगे, किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, तो वो हमारे पास मेन आ जाते हैं, कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, उन स्टेप्स को देखना आपके लिए जरूरी है। ध्यान से समझिए कि जब ब्रीडिंग करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस वैरायटी बनाएंगे ब्रीडिंग के लिए, तो ब्रीडिंग हमारे पास 2 ही तरीके हैं ब्रीडिंग की बेटा, कि भी जो नई किस्में हम बना रहे हैं उसमें हमारे पास 2 ही तरीके हैं। एक जो तरीका अभी हमने 5 स्टेप वाला पढ़ा था वो था कन्वेंशनल ब्रीडिंग, चला आ रहा है कन्वेंशनल, पौराणिक पारंपरिक जो चलता आता रहता है वही कन्वेंशनल तरीका जो 5 स्टेप वाला। दूसरी एक नई टाइप है बेटा म्यूटेशनल, तो ये 2 ऐसे म्यूटेशनल ब्रीडिंग एक नई आई है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टाइप हम देख रहे हैं ब्रीडिंग के अंदर कन्वेंशनल म्यूटेशनल, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ब्रीडिंग करने के 2 तरीके हैं। अब ब्रीडिंग करने के जो स्टेप्स हमें समझने हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई ब्रीडिंग करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान देना है। कन्वेंशनल तरीके में तो भाई क्या है, आप हाइब्रिडाइजेशन करो, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ सिलेक्शन करो, ये इसके मेन स्टेप होते हैं। जैसे आपको डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कोई नई वैरायटी विकसित करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करेंगे, अलग अलग वैरायटी इकट्ठा करेंगे, फिर उस जर्म प्लाज्म में आप जांच करेंगे मुझे किसको चुनना है, तो इस स्टेप को कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म। इसे क्या कहेंगे बेटा, बेटा देखो समझो, जैसे हमने पहले स्टेप में पढ़ा था भी हम जिस वैरायटी को, मान लीजिए मैं मक्के में किसी वायरल डिजीज से, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी विकसित करना चाहता हूं, तो अभी तक फिलहाल मेरे पास मक्के की जो भी वायरल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बोई जाती हैं, जो पहले मौजूद थी अब नहीं बोई जाती, मैं उन सबको कलेक्ट करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब मुझे उनमें से किसको छांटना है, किनको लेना है, वो मेरा किसके अंदर आएगा, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, कि मैं जांच करके ये पता लगाऊंगा कि मुझे इसमें किसको छांटना है। फिर दूसरे स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, कि भाई जब आपने पेरेंट्स को छांट लिया है, वही सेम स्टेप ये बेटा 5 वही रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट में डाल दिए हैं। पेपर में 3 नंबर में आ जाए डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी के लिए कौन से स्टेप आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग में करेंगे, ऐसे सीक्वेंस में एनसीईआरटी में डाले हुए के बाद एक एक कोमा लगा के ऐसे के ऐसे याद करके लिख कर आ जाए, समझ कर क्या है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स आपने यहाँ पर छाटे उनको आपने लिया और उनके बाद फिर उनका क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड, मतलब सुपीरियर रिकम्बिनेंट प्राप्त होगा। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको जो हाइब्रिड प्राप्त होना है उस हाइब्रिड की बेटा आपको पहले तो जांच करनी है, चुनना है, और फिर उसमें ये देखना है, ये मूल्यांकन करना है कि इस हाइब्रिड के अंदर जो करेक्टर मैं चाहता था वो करेक्टर आए या नहीं आए। इसका मतलब सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड, जो हाइब्रिड आपको यहां पर बनकर तैयार हुए हैं आप उनमें छटनी करोगे और आप उसमें ये मूल्यांकन करके ये देखोगे कि किसमें वो करेक्टर आए हैं, किसके अंदर वो करेक्टर मौजूद हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आपका क्या बनेगा, भाई आपको जो हाइब्रिड प्राप्त होगा आप उसकी क्या कर दें, जांच कर दें। इसके बाद पहले आप उसे क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ हाइब्रिड्स में यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूं और इसको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको जो हाइब्रिड प्राप्त होगा आप उसकी जांच करें,
जांच करने के बाद पहले वो रिसर्च फील्ड में बोया जाएगा। साइंटिस्ट अपनी देख रेख के अनुसार उसको कम से कम 1 से 2 सीजन तक अपने पास बोएंगे। उसमें पर्टिकुलर खाद पानी जो भी कंडीशन है वो उसे देकर देखेंगे। फिर उसको बेटा अब हाइब्रिड है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बना रहे हैं, तो फिर हम जांच तो करके देखेंगे ना कि इसमें बीमारी लगेगी कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसे लगभग 3 सीजन तक किसी फार्मर को अलग अलग देश में फील्ड में उसे दिया जाएगा, अलग अलग हिस्से में उसे बोया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि उसकी पैदावार किस तरीके से आती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन करेंगे आसपास की वैरायटी से जो पहले चल रही है वहां पर मौजूद है। अगर उससे बहुत ज्यादा बेहतर है तो उसका जो प्राइस नॉमिनल होता है फार्मर के लिए वो अप्लाई कर दिया जाता है और फिर दे दिया जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि भी कैसे हम एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी विकसित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अब पेपर में आपके पास मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। ये डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाते वक्त कौन से जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए या लिए जाते हैं। तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। उसमें आपको वो 5 स्टेप 2 नंबर में पूरे बड़े लिख कर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखो 1 2 3 और 4, ये जो 4 स्टेप हैं इन्हें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। समय है तो आप इनके बारे में 1-1 2-2 बातें लिख सकते हैं। समय का ध्यान रखें पेपर जब आप करें। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा भी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर डिजीज जो रेजिस्टेंस है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम और भी एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भी हम देख रहे थे ब्रीडिंग को, किसको देख रहे थे, ब्रीडिंग को देख रहे थे। तो ब्रीडिंग में जो तरीका हमने अपनाया है वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। कन्वेंशनल मतलब जो 5 स्टेप हम लगातार फॉलो करते आते हैं वो वाला तरीका है। और इसमें भी हमारे पास बेसिक जो 2 स्टेप मेन आते हैं वो क्या आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, ये मेन स्टेप है। तो भाई आपको हाइब्रिड बनाना है और हाइब्रिड बनाने के बाद आपको उसका चयन करना है। ठीक है, और उसके लिए आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे पहले हमने पैथोजन है वो फसल को अफेक्टेड करते हैं, किस कैटेगरी के हैं, फंगाई, वायरल, बैक्टीरियल। ठीक है बेटा, तो ब्रीडिंग करेंगे तो ब्रीडिंग करते वक्त हम किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए करने हैं तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई कौन सी डिजीज की जो कैटेगरीज हैं उनको हम लेकर ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने 3 कैटेगरी के लगभग 2-2 या 1-1 एग्जाम्पल पढ़े जो फसलों में ये जो कैटेगरी बीमारियां करती हैं, वो एग्जाम्पल हमने पढ़े। ठीक है, इसके बाद हम कहां पर आए, इसके बाद हम आए बेटा कि हमारे पास जो वैरायटी है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस शब्द का क्या महत्व आ जाता है, उस वैरायटी को फिर हम कैसे विकसित कर सकते हैं वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बस एक बार रिवीजन किया और आराम से याद हो जाएंगे। बेटा इन टॉपिकों को आपको लाइन टू लाइन पेंसिल लेकर बैठे या आपके पास मार्कर वगैरह है, कलरफुल मार्कर्स होते हैं जो इंडिकेटर्स करते हैं भाई यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल, क्योंकि एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है तो इंडिकेटर कर लें कि भाई ये डिजीज आ सकती है 1 नंबर में यहाँ पर। तो उसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे रिवीजन के दौरान उतना ही ज्यादा अच्छा वो समझ में आएगा, उतना ही ज्यादा वो अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। तो इस टॉपिक के लिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट आपके रहता है तो बेटा जो तरीका मैं बताते आ रहा हूं उसी को आप फॉलो करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाउट डाल सकते हैं, ठीक है, और भी फिर कोई समस्या है पीछे वाले टॉपिक की वो आप पूछ सकते हैं फोन करके, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। तो भाई अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के अंदर हम नॉर्मली टेबल्स जो हमने ऐसी वैरायटी विकसित की थी, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो बनाई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना काफी है। पढ़ें बेटा और इसको देखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।